आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर 2025 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। विज्ञान के अलावा 4 सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर मैंने सिंगल वीडियो में करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट पे भी जाके आप वहाँ से सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 2025 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। आवेश प्रति कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। यहाँ पे इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, बाकी इसका अगर जो एक और मात्रक आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। आगे दिया है, यह एक अदिश राशि है। होता है ना विद्युत धारा I = Q/T होता है, और ये Q आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और T का यानी समय का सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड भी हो जाएगा या फिर एम्पियर। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में आया हुआ पूछा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग मतलब जिसका जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है बॉडी में। मानव में पाए जाने वाले दो अवशेषी अंगों के नाम हैं। पहला है कृमि रूप परिशेषिका अपेंडिस्क। अपेंडिस्क जो होता है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम एड किया हुआ है। बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक पतली नली होती है, यहाँ पे रेड कलर में दिखाया गया है। इसी को अपेंडिक्स कहते हैं और इसका कोई काम नहीं होता है, ऐसे ही पाया जाता है। कभी कभी ना इसमें सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको काट के निकालना पड़ता है। काफ़ी तेज भयंकर दर्द होता है दाहिनी तरफ पेट में नीचे की तरफ। और दूसरा है अक्ल दांत। अक्ल दांत मतलब होता है इसको जो सबसे आखिरी वाली दांत होती है, होता है ना अंदर सबसे लास्ट में, काफ़ी लेट वो उगता है ये दांत। तो इसका कोई काम नहीं होता है, इससे खाना चबाया नहीं जाता है, लेकिन ये भी आता है। ये भी अवशेषी अंग के तरह ही वैसे ही मुंह में पड़ा रहता है। तो ये दो अवशेषी अंगों के नाम पूछा था, तो दो हो जाएगा ये, अपेंडिस्क और अक्लदांत। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर दिया है, सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो सोडियम धातु होता है ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और जब इसको जल के साथ मिलाते हैं ना, या फिर जल में ऐसे डालते हैं, तो बहुत तेज़ रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है, और NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और ये दो पहले लिखा है ना, दो दो दो, ये बैलेंस किया गया है समीकरण को। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम ये 2 हो गया। और फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है और 2 इसके पहले लिखा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2 दूना 4। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये इसके पहले 2 है, तो ये हाइड्रोजन है ना, तो इसके पहले 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये बैलेंस किया गया है। बाकी जो इसका जो मेन रिएक्शन है, Na+H2 = NaOH+H2 यानी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 4, प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। यानी प्राथमिक फर्स्ट एड जो होता है, किसी का भी एक्सीडेंट होता है अभी, तो उसको जो सबसे पहले उपचार दिया जाता है हॉस्पिटल ले जाने के पहले ना, उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस लिए किया जाता है? इसका आंसर दिया है, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। पहला है रोगी की जान बचाना। अगर जो तुरंत एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते उसके पहले उसको ब्लड वगैरह को बांध देते, जहाँ चोट लगा रहता है बांध देते कि ज़्यादा ब्लड ना निकले, उसकी जान तो कम से कम बच जाए। उठा देते हैं, बैठा देते हैं फिर, तो ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है चोट या बीमारी को बढ़ने से रोकना। तीसरा है रोगी को शारीरिक व मानसिक आराम देना। कई बार रोगी डर जाता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गया, मैं बचूंगा नहीं, तो उसको सांत्वना दे दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है कि उसका शरीर ठीक है, तो उसको भी संतोष हो जाता है, ठीक है मैं बच जाऊंगा। चौथा है रोगी को आगे के चिकित्सीय उपचार के लिए तैयार करना। तो यही है 4 इसका उद्देश्य हो जाएगा प्राथमिक उपचार के। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? विषाणु यानी वायरस, किस वायरस से होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे
एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV इसको कहते हैं, HIV नामक विषाणु के कारण होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और समय के साथ इसे कमज़ोर कर देता है। यानी एड्स में जो HIV वायरस होता है बॉडी में जब जाता है मनुष्य के, तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। तो उसके बाद जो भी बीमारियां होती है वो जल्दी ठीक ही नहीं होती है। और जब आपको सर्दी खांसी भी हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता है, बुखार हो गया वो ही नहीं ठीक होता है, कहीं कट पिट गया, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। उसके बाद से लास्ट में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका कुछ समय बाद, काफ़ी समय 5-6 साल 10 साल के बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इतनी सारी बीमारियां उसको हो जाती हैं कि उसी से वो मर जाता है। यानी एड्स जो होता है मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। और एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें भी आपको पूछा है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। यानी इसमें दिया है एम्पीयर, यानी आई दिया है, आई इक्वल टू 5 एम्पीयर, और समय दिया है 1 घंटा, यानी टी बराबर 1 घंटा दिया है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो सेकंड का मान निकल जाए, क्योंकि जो समय रहता है ना सेकंड में ही रहता है। अच्छा जाके 3600 सेकंड। पूछा है आवेश Q इक्वल टू IT होता है, फार्मूला जानते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। I 5 है और इसको 3600 सेकेंड, 5 छके 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, और ये 2 0 बढ़ा देंगे, 1800 कूलाम। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 7, जो कि 2023 का पहला क्वेश्चन है। 2024 में एग्जाम नहीं हुआ था 4th सेमेस्टर का, इसीलिए 2025 के बाद हम लोग 23 पढ़ रहे हैं। और अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वो 6 होते हैं, एक साल में पूछा जाता है। 18 प्रश्न में से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। तो 7वां पहला इसका प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में यही पूछा हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, यही है कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, अपने पास लिखना है। इसका आंसर दिया है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। बस अगर आप इतना लिखते हैं ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न में जितना पूछता है बस उतना ही लिखते हैं, क्योंकि समय भी आपके पास नहीं रहता है। यह एक एकल कोशिका वाला जीव है जो जंतु और पौधों दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा युगलीना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, रक्त वर्ग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है AB और O रखा गया है। रक्त समूह आपके माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। यानी जो किसी व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा डिपेंड करता है उसके माता पिता में ब्लड ग्रुप क्या है। तो यही है कि अपने पूर्वजों से, अपने जो माता पिता से डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और इसके 4 प्रकार होंगे। इसमें केवल प्रकार ही ने पूछा था, तो AB और O। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह है। ये संशोधित, देखिए मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ना इसमें देखिए आंसर दिया है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ यानी जो ऐसी होती हैं इसी को आवर्त कहते हैं ना, और 9 समूह 0 से 8 तक के ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, यानी ऐसे 9 थे, इसी को तो समूह कहते हैं। इसमें 8 समूह मुख्य रूप से 1 से 8 तक थे, पहले थे, और निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद 0 समूह को जोड़ दिया गया। जब निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई तो उसमें एक और समूह जुड़ गया तो 9 हो गया, जिसे संशोधित रूप से मान्यता मिली। यानी मुख्य रूप से इसमें पूछा था ना कितने आवर्त और समूह थे, तो आप लिख दीजिएगा सीधा एक लाइन में कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह थे। बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जितना पूछता है उतना ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है 2-2 नंबर का, उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इसमें अगर जो जितना पूछा है उतना लिखेंगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो 2 नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपका समय चला जाएगा, क्योंकि 1 ही घंटे का पेपर होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। इसका आंसर है, ऊर्जा का पिरामिड एक आरेख है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यह एक सीधा पिरामिड होता है जिसमें सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता होता है। यानी पिरामिड जो होता है, तो ये नीचे देखिए ना, इसमें ये पिरामिड बनाया गया है। सबसे नीचे ये उत्पादक है, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद है प्रथम, ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता, और जो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं वो टर्शियरी यानी तृतीयक उपभोक्ता। जैसे बाज, इसमें था घास को चूहा खाता है खरगोश, और इसको सांप, और सांप को बाज। तो ये पिरामिड ऐसे रहता है, सीधा पिरामिड रहता है, और ये क्रमशः ऊपर जाने पे ना घटता जाता है। सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पे पेड़ पौधे घास है, उसके बाद से इसको खाने वाले यानी प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उससे कम उनकी संख्या है द्वितीय उपभोक्ता की, और सबसे कम संख्या है तृतीयक उपभोक्ता की। इतना आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछा था ना ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो आप लिख दीजिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, और सबसे नीचे उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। इसमें आंसर दिया है, जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक जैसे नाइक्रोम तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा यानी गर्मी में बदल जाती है और चालक गर्म होकर लाल हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापन प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। यह प्रभाव जूल के नियम द्वारा समझाया जाता है। जूल के नियम के द्वारा समझाया जाता है कि Q=I²RT। यहाँ पे जानते हैं ये विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जब किसी ऐसे चालक को लेते हैं या फिर कोई तार होता है जिसकी जो प्रतिरोधक उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे नाइक्रोम की तार लगी रहती है प्रेस में, इसमें ये क्या है इस्त्री है, और यहाँ पे हीटर में नाइक्रोम की तार लगा रहती है। जब इससे करंट जाती है ना तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो वो उसका प्रतिरोध करता है, तो वो तार गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है और लाल हो जाता है, जिससे वो ऊष्मा देता है और प्रकाश भी मिलता है। जैसे कि ये इस विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है। टंगस्टन का कल बताया था ना मैंने आपको, टेम्परेचर उसका गलनांक बहुत हाई होता है, जिस वजह से ये गलता नहीं है और गर्म होके और चमकने लगता है, जिससे ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। प्रकाश भी देता है, ऊष्मा भी देता है। तो उसी जो ऊष्मा देता है उसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बहुत आसान है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। इसका आंसर है सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13 जो कि 2022 का पहला प्रश्न है। आवेश का मात्रक क्या है और एकांक आवेश किसे कहते हैं। यानी इसमें दो चीज़ पूछा है, मात्रक और एकांक आवेश किसे कहते हैं। इसका आंसर है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम है। किसी वस्तु पर इसका परिभाषा लिखेंगे एकांक आवेश का। किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश होता है तो उसे एकांक आवेश कहते हैं। यह भी आसानी है। अब कूलाम के नियम के अनुसार F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये इसको 1 करना है ना, इसका आवेश का मान 1 करना है, तो Q1 Q2 बराबर हो और 1 कूलाम के बराबर हो और R 1 मीटर हो, तब F होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये Q1 और Q2 का मान बराबर करके 1 का मान रख देंगे। तो यही तो पूछा है, इसी को तो एकांक आवेश कहते हैं। इसमें परिभाषा में देखिए, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश होता है तो उसे एकांक आवेश कहते हैं। यही हो जाएगा इसका परिभाषा। यही दोनों चीज़ पूछा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध और विद्युत में संबंध लिखिए। यानी प्रतिरोध और विद्युत में संबंध भी बताना है और ओम के नियम को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी टेम्परेचर अगर जो कांस्टेंट रहे
तो जो विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यही है ओम का नियम। जब इसको बराबर करेंगे तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। और इसमें पूछा भी था तो प्रतिरोध, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध, यहाँ पे प्रतिरोध और विद्युत में पूछा है ना, तो यही हो जाएगा, यही संबंध होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध में। V इक्वल टू IR या फिर R इक्वल टू V अपन I। इसको I जब इधर पक्षांतर होगा ना तो नीचे इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। R इक्वल टू V अपन I, R I के फॉर्म में लिखेंगे तो I इक्वल टू V अपन R। तो ये कोई एक लिख देंगे या फिर तीनों लिख सकते हैं। जहाँ पे ये सिंबल क्या है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर दिया है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, जिनमें तत्वों के गुण क्रमशः बदलते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जो ऐसे होते हैं, जिनमें तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। यानी एक जो समूह में ना जितने भी तत्व होंगे, ये समूह है जो ऐसे होता है। तो इसमें जितने भी तत्व हैं जिस भी समूह में, उनके सभी के गुण एक समान रहते हैं, उनको इसीलिए एक समूह में रखा जाता है। और आवर्त जो होते हैं ना, वो ये वाले हैं, इनको आवर्त कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 आवर्त दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो वर्तमान में आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त है और 18 समूह है। देखिए यहाँ पे 18वां समूह है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके यहाँ पे 18, यानी 18 समूह है और 7 आवर्त है। तो यही इसमें है, नीचे दिया भी है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग या समूह, इसी को समूह भी कहते हैं या फिर वर्ग कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर दिया है, पहले हेडिंग लिखेंगे अगर जो आपको ये प्रश्न पूछता है तो। खनिज या मिनरल, पृथ्वी की सतह या उसके भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुएं या अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, हेमेटाइट। और धातु यानी मेटल, वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा उन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है, धातु कहलाते हैं। यानी देखिए, खनिज जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर पाया जाता है ना, उसको खनिज कहा जाता है। इसको शुद्ध करके, परिशुद्ध करके शुद्ध रूप जो होता है वो धातु प्राप्त किया जाता है। और धातु वे होते हैं जो जिसमें चमक होता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं और जिनको चादर बनाने यानी पीट कर, उसको तन्यता का गुण होता है, उसको पीट के चादर के रूप में फैलाया जा सकता है ना, उसको खनिज कहते हैं। यानी सभी जो धातु होते हैं वो खनिज नहीं होते, लेकिन सभी जो खनिज होते हैं वो धातु होते हैं। क्योंकि धातु जैसे कि सोना जो होता है वो डायरेक्ट धातु के रूप में ही मिलता है, शुद्ध रूप में ही, तो वो खनिज तो होता नहीं है, लेकिन जितने भी खनिज होते हैं उनसे एक शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो देखिए धातु में लोहा, तांबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, एलिसा परीक्षण क्या है? फिर से वही एड्स वाला पूछ दिया। एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसका आंसर दिया है, एलिसा परीक्षण एक एंजाइम आधारित प्रतिरक्षा जांच विधि है जिसका उपयोग रक्त में उपस्थित एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान के लिए किया जाता है। यह एंटीजन या एंटीबॉडी अभिक्रिया एवं रंग परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये तो स्टैंडर्ड परिभाषा हो गया या फिर इसके बारे में हो गया। लेकिन अगर जो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, तो जब पूछेगा एलिसा परीक्षण क्या है तो आप लिखिएगा, एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए मनुष्यों में HIV वायरस की खोज के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। ऐसे भी अपने भाषा में जैसे समझ में आपको आया ना, बस इतना जान लीजिएगा, एलिसा जो परीक्षण होता है एड्स की पहचान के लिए होता है, बस इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। यह यकृत की कोशिकाओं में सूजन और क्षति उत्पन्न कर सकता है, जिससे पीली या सिरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें पूछा था हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो बस आप एक लाइन में अगर जो लिखते हैं कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा।
आपके पास टाइम नहीं होगा ना तो बस छोटा छोटा जितना पूछे बस उतना लिखते चले जाइएगा। और ये इसमें होता देखिए हेपेटाइटिस बी में सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज होने की वजह से लीवर की जितनी बीमारियाँ होती हैं जैसे पीलिया है, सिरोसिस है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से लीवर को ख़राब करता है। फिर उसके बाद से तो बीमारियों की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19 जो कि 2021 का पहला प्रश्न है। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। यानी अदिश राशि की परिभाषा पूछा है, समझ जाइए। वैसे तो कि अदिश राशि की परिभाषा आपको पता होगा तो बता देंगे, कैसे नहीं है, कैसे है अदिश राशि ये। तो विद्युत आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और अदिश राशि की परिभाषा भी यही होती है कि जिस भी राशि में केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, तो उसको अदिश राशि कहते हैं। तो बस बता देंगे कि विद्युत आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसलिए ये अदिश राशि है। और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20 चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, जहां चुंबकीय बल का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। कितना आसान प्रश्न है ये। चुंबकीय क्षेत्र का किसे कहेंगे? जहां चुंबक का जो गुण होगा या फिर जो चुंबक का जो प्रभाव होगा जिस भी क्षेत्र में महसूस किया जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे ये चुंबक एक रखा हुआ है, ये NS लिखा हुआ है ना, इसका जो ये नॉर्थ है पोल और ये साउथ पोल है। अब इसमें जो बल रेखाएं हैं, नॉर्थ ये दिखाया गया है ना, बल रेखाएं, और ये बल रेखाओं की विशेषता होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो देखिए कोई भी बल रेखा है ना किसी को काट नहीं रही है, और सेंटर वाली बिल्कुल सीधी जाती है इसमें जो बल रेखा होती है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा है ना, तो मान लीजिए कि जो एक चुंबक पतला सा रखा हुआ है, ये इसका क्षेत्र इतना है जो मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाया हूँ, और जो इस बीच में अगर जो कोई भी लोहे के निकिल या कोबाल्ट का कोई भी चीज़ ले आते हैं छोटा सा टुकड़ा, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये आकर्षित हो जाता है, नहीं तो वो आकर्षित कर लेता है। तो जहाँ जिस भी क्षेत्र में ये आकर्षित कर लेता है ना, जो इसकी बाउंड्री है, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत आसान है ये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21 मंडलिक की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं। तो फिर से यही है, ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में ना, तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में वही 7 आवर्त और 8 समूह थे, लेकिन एक शून्य का खोज हो गया। इसके अभी तो प्रश्न रिपीट हुआ था तो हम लोग पढ़े हैं। शून्य जो गैसों का, जो निष्क्रिय गैसों का खोज हो गया, तो शून्य समूह और जोड़ दिया गया उसमें, तो 9 हो गए। तो वही लिखेंगे, सेम आंसर भी है यहाँ पे। मेंडलीव की संशोधित मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 34 पंक्तियाँ तथा 9 समूह थे। इसमें 8 समूह मुख्य रूप से 1 से 8 तक थे, और निष्क्रिय गैस की खोज के बाद शून्य समूह को जोड़ दिया गया था, जिसे संशोधित रूप से मान्यता मिली। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22 HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण का नाम लिखिए। ये कितना पूछा हुआ था बहुविकल्पी में, अभी मैंने आपको बताया है। एलिसा परीक्षण होता है। इसका आंसर है एलिसा परीक्षण HIV पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाने वाला प्रमुख रक्त परीक्षण है। इसमें HIV के विरुद्ध बनी एंटीबॉडी एवं एंटीजन की जांच की जाती है, जिससे संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाया जा सकता है। तो बस एक लाइन में लिख देंगे आप, एलिसा परीक्षण जो होता है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं आंसर ऐड किया हूँ ना यही आप लिखेंगे, बस आप इसका आंसर समझ लीजिएगा है कि आपने भाषा में लिख दीजिएगा, जो पूछा है वही बस लिखिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23 प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसके पहले पूछा था ना, उद्देश्य तो पूछा था, प्राथमिक उपचार क्या होता है ये पूछा था। इसमें हम उद्देश्य है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य निम्न है। पहला है जीवन संरक्षण, दूसरा है स्थिति को अधिक खराब होने से बचाने के लिए, तीसरा है घायल व बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता प्रदान करना, चौथा है अत्यधिक रक्तस्राव को रोकना। यानी उसका उद्देश्य ये होता है कि तुरंत अगर जो उसका थोड़ा बहुत उपचार वहीं पे कर दिया जाता है जहाँ पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट या जो भी घटना घटी है, तो उसका रक्त कहीं कटा पिटा है तो उसको बांध दिया जाता है साफ कपड़े से, जिससे रक्त का स्राव अधिक नहीं होता है, उसका जीवन बच जाता है और स्थिति बहुत ज़्यादा डेंजर होने से बच जाती है, मतलब कि
वो नॉर्मल ही रहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। अगेन वही प्रश्न आ गया ना, फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, पढ़ाई है हमने इसके पहले अभी। जो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का एक मात्र प्रकार है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। तो वही है, नीचे उत्पादक रहेगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, जिसमें पेड़ पौधे नीचे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर इस पर डिपेंडेंट जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी में तृतीय उपभोक्ता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। इसका आंसर है एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नामक विषाणु से होता है, जिसमें मानव प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है। वही है, HIV वायरस से होता है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरक्षण क्षमता वही है खो देता है, जिससे कोई भी बीमारी होती है तो ठीक नहीं होती है जल्दी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। इसका आंसर है, ये रिपीटेड प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, अगर जो आप प्रीवियस ईयर तैयार कर लेते हैं 9 साल का मैंने ऐड किया हुआ है, इतना पढ़ लेंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 1-2 ही रहता है, वो भी उसी बेस पे हो जाएंगे। इसका आंसर है, प्राथमिक उपचार वह त्वरित और अस्थायी चिकित्सा सहायता है जो किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी में डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी जाती है, ताकि उसकी स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके। यही तो है, जो तुरंत दिया जाता है ना डॉक्टर के आने के पहले, किसी भी घटना घटने पर, तो उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, अयस्क से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, अयस्क ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका क्या मतलब है, जो कोई भी खनिज होता है ना या धातु होता है, वो अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। अयस्क होता है अशुद्ध रूप, या पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, बाहर कहीं भी, तो ये अशुद्ध रूप जो होता है ये अयस्क है। और इसको जो निष्कर्षण करके या फिर शोधन करके उसको शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है किसी भी धातु का, ये शुद्ध रूप है, तो उसको ये खनिज होता है। तो यही कहा गया है कि सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ जो खनिज होते हैं वो सीधे शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोना है, सोना जो धातु होता है वो सीधे शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो उसमें अयस्क का तो कोई काम ही नहीं आया। लेकिन जो जितने भी अयस्क होते हैं इससे शुद्ध करके कुछ न कुछ प्राप्त किया जाएगा। तो इसीलिए सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होंगे या धातु होंगे, और लेकिन सभी खनिज या धातु अयस्क नहीं होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है, रुधिर कणिका 3 प्रकार की होती है, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स या विषाणु कणिकाएँ। अब श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, ये शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएँ हैं। दूसरा है लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कोशिकाएँ हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों में पहुंचाती हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स या विषाणु कणिकाएँ। ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो प्रश्न पूछा हुआ था रक्त का थक्का वाला बहुविकल्पी प्रश्न में। रक्त प्लाज्मा में लवण, पोषक तत्व, पानी और एंजाइम होते हैं। अब इसमें तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप ना एग्जाम में अगर ये पूछता है तो तीनों के बारे में मत लिखिएगा, क्योंकि समय बचेगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जितना पूछेगा ना उतना ही लिखिएगा। तीनों प्रकार लिख दीजिए इसका, और किसी एक के बारे में, श्वेत रक्त कणिका के बारे में ही लिख दीजिएगा कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, तो ये हो जाएगा। नहीं तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में, और लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं में पहुँचाती है। तो किसी एक के बारे में लिखिएगा, क्योंकि टाइम बचेगा, 1 घंटे का पेपर होता है, आपको 18 प्रश्न लिखने होते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 29, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समजात अंग नाम से ही स्पष्ट है, एक जैसे। समजात अंग वे अंग कहलाते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर, व्हेल का फिन समजात अंग है, लेकिन काम सबका अलग है। मनुष्य का जो हाथ होता है अगला वाला पैर ही होता है, जैसे 4 जो पैर वाले जानवर होते हैं, घोड़े हो गए, तो उनका जो आगे वाला जो पैर होता है ना, उसी तरह से तो मनुष्य में हाथ भी है। अगर जो आप दोनों हाथ को ज़मीन पे रखें
और पैर को देखें तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आपका काम अलग है, घोड़े के पैर का काम अलग है, वैसे ही व्हेल के फिन का काम अलग है। तो यही है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन काम अलग अलग होता है ना, तो समझाता हूँ हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ये सॉल्व किया है ना, सेम टू सेम प्रश्न, न्यूमेरिकल देखिए एक पूछ रहा है, वो उसी को रिपीट कर रहा है। और इसी पे प्रश्न पूछेगा Q = I/T, आप याद कर लीजिए। कहीं आपको Q और T दे देगा, I पूछ देगा, कहीं I और Q दे देगा, T पूछ देगा, यानी समय पूछ देगा, और कहीं I और Q दे देगा, T पूछ देगा। यहाँ पे Q आवेश है, I विद्युत धारा है, धारा की मात्रा, और T समय है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5 एम्पीयर की धारा दिया है ना, तो I = 5 एम्पीयर, और समय दिया है 1 घंटा, तो T = 1 आवर, और 60 मिनट होते हैं इसमें, और 60 से गुणा कर देंगे एक में, तो 60 मिनट हो जाएगा। इस 60 मिनट को 60 में फिर 60 से गुणा कर देंगे, 60 सेकंड होता है ना 1 मिनट में, तो सेकंड में चूँकि इसका मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड में निकालेंगे, घंटे में देगा, मिनट में देगा, लेकिन लास्ट में हमको सेकंड में निकालना रहेगा। 3600 3600 सेकंड आ गया। अब इसमें पूछा था आवेश की मात्रा, तो Q = IT होता है, दोनों का गुणा कर देंगे, I का मान 5 और ये 3600, तो 36 × 5 = 180, और ये 2 0, 1800 कूलाम। यही इसका सही आंसर होगा। बस इतना ही करना था, आपको 1 नंबर मिल जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31, जो कि 2019 का पहला प्रश्न है। पिग आयरन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, पिग आयरन वह कच्चा लोहा है जो लौह अयस्क को भट्ठी में कोक और चूना पत्थर के साथ गलाने पर प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। यानी जब अयस्क से धातु को यानी लोहा को प्राप्त किया जा रहा होता है, तो भट्ठी में कोक और चूना पत्थर के साथ गलाने पर प्राप्त होता है पिग आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो यही लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? रिपीटेड प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट के कारण विद्युत होती है वो ऊष्मा यानी गर्मी में बदल जाती है, और चालक गर्म होकर लाल हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापन प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। यह प्रभाव जूल के नियम द्वारा समझाया जाता है, जैसे Q = I² RT, जूल का नियम है। और इसमें है, जैसे इसमें नाइक्रोम की तार होती है, इसका गलनांक बहुत हाई होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है इसका, वैसे ही विद्युत बल्ब में नाइक्रोम की तार होती है, इसमें लगा रहता है ना तंतु, तो इसकी भी प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। जो इलेक्ट्रॉनों का जो उसमें प्रवाह होता है ना विद्युत धारा के द्वारा, तो उनमें रुकावट होता है, तो ये गर्म होकर तप्त हो जाती है और चमकने लगती है, जिससे उष्मान में निकलता है। तो विद्युत धारा का कन्वर्जन हो गया ना हीट में, विद्युत धारा जो वो हीट देने लगती है यानी गर्मी, तो उसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वैसे ही हीटर में है, यही काम इसमें भी होता है, इसमें वायर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? ये रिपीटेड प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो रक्त वर्ग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम A, B, AB और O रखा गया है। रक्त समूह आपके माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है, यानी A, B और O होता है। और इसका सबका जो निगेटिव भी होता है, A पॉजिटिव, A निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, और B पॉजिटिव, B निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। तो कुल मिला के 8 प्रकार हो जाएंगे, लेकिन मुख्य प्रकार ही लिखा जाता है ना, प्रकार पूछेगा ना तो मुख्य प्रकार ही बताइएगा। तो 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें भी जो O होता है ना, सर्वदाता होता है, भी जो होता है सर्वग्राही होता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 34, योगतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? इसका आंसर है, योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत एक प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से आता है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसमें पूछा है योगतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया, कि वैज्ञानिक का नाम पूछा है ना, तो सिर्फ आप वैज्ञानिक का नाम ही लिख दीजिएगा कि योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और ये योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत होता क्या है, वो विकल्पीय प्रश्न में भी पूछा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि योगतम की उत्तरजीविता का अर्थ है कि जो भी कोई भी प्राणी है, अगर जो
वातावरण के अनुकूल है तो उसके जीने की संभावना अधिक है, वो जीवित रहता भी है और उसकी संतानें भी जीवित रहती हैं। तो उसी को उत्तरजीविता का योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं, वातावरण के अनुकूल रहना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है? इसका आंसर है थैलेसीमिया के लक्षण निम्न है। पहला है रक्त की कमी, एनीमिया, यानी जो रक्त की कमी हो जाती है उस व्यक्ति में। दूसरा, अत्यधिक कमजोरी व थकान हो जाता है, दिखता है, तो समझिएगा मतलब थैलेसीमिया होने के ये लक्षण है। तीसरा है त्वचा का पीला पड़ना। चौथा है सांस फूलना। और पांचवा है हड्डियों में विकृति, हड्डियाँ टेढ़ी होती है, मुख्य रूप से मुंह की हड्डी टेढ़ी होती है इसमें, थैलेसीमिया में। ये सब पहचान है, यानी लक्षण है उसके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, खाद्य श्रृंखला क्या है? इसका आंसर है खाद्य श्रृंखला यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में, जैसे घास से टिड्डा, अभी बताऊंगा मैं आपको। इस श्रृंखला में प्रत्येक जीवधारी दूसरे पर निर्भर न करके अपने से उच्चतम स्तर वाले जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि देखिए, ये घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप और सांप को मोर। तो ये एक चेन है ना, ये चेन है एक। घास, ये टिड्डा डिपेंड रहता है घास पे, मेढक डिपेंड रहता है टिड्डा पे, सांप डिपेंड रहता है मेढक पे और मोर सांप पे। तो यहाँ पे लिखा ना, अपने उच्चतम स्तर वाले जीव पर निर्भर रहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये घास के लिए उच्चतम स्तर ये है, टिड्डा के लिए मेढक, ऐसा नहीं है। जो हमने पिरामिड पढ़ा था ना, तो पिरामिड में नीचे वाला ज़्यादा होता है, यानी जो उत्पादक होते हैं इसकी इनकी मात्रा ज़्यादा, ये उच्चतम स्तर इनका होता है। उससे निम्न होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर सबसे कम होते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो यानी उच्चतम स्तर इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, तो वही इसमें लिखा हुआ है। और एक दिशी है, ये एक ही दिशा में ऐसे होता है। डिपेंडेंसी का जो रहता है ना, वो अपने आगे वाले पे ही डिपेंड रहेंगे। अब कभी भी मोर घास पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो वही है, यही जो श्रृंखला बनता है ना, ये सभी पे जो भी जीव रहते हैं, जो भी अपने पीछे वाले पे, तो इसी को जो चेन बनता है इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, जो कि 2018 का पहला प्रश्न है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? ये भी रिपीटेड प्रश्न, सब रिपीट हो रहा है प्रश्न। अब देखिए, हर साल में 3 से 4 तो रिपीट ही हो जा रहा है और 6 प्रश्न पूछा ही है। इसी में देख लेते हैं हम लोग कितना रिपीट हुआ है। पहला प्रश्न रिपीट हो गया है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। खनिज मिनरल होता है पृथ्वी की सतह या उसके भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनसे धातुएं या अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, हेमेटाइट, वही है। जो अशुद्ध रूप होता है उससे अन्य धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्ध रूप में धातु है। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा जिन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है, धातु कहलाते हैं। धातु में धातु की परिभाषा लिख दीजिए, खनिज में लिख दीजिए कि अशुद्ध होता है और इसको ये प्रकृति में अशुद्ध रूप में पाया जाता है। उसको निष्कर्षण करके या फिर उसको परिशुद्ध करके धातु या प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान है। इसमें मैंने इसका डिफिनीसन भी ऐड कर दिया है, आप डिफिनीसन मत लिखिएगा, आपको टाइम नहीं रहेगा। ये आपको एक नंबर भी देके जाएगा और ये चूँकि फैक्ट पे आधारित है ना, 2-2 का नाम पूछा, 2-2 का नाम ले दीजिएगा। जैसे सुचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाती है, उसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। उदाहरण जैसे कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि। और कुचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित नहीं हो पाती, वे कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण में प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी इत्यादि। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी वो सुचालक, जिसमें नहीं होगी वो कुचालक। केवल 2 एग्जाम्पल पूछा था, तो इसमें लिखिएगा प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, और सुचालक में लिख दीजिए कॉपर, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो मुक्त आंसर वाला प्रश्न हो गया ना। मुक्त आंसर मतलब कि आप इसमें कई सारे आंसर हो जाएंगे, तो आपको जो समझ में आया लिख दीजिएगा। होगा यही जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो भोजन की श्रृंखला टूट जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शाकाहारी जीव नष्ट होंगे और उनके साथ मांसाहारी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि डिपेंड रहते हैं शाकाहारी पे। अंततः संपूर्ण जंतु जगत का विनाश हो जाएगा।
यानी जब पृथ्वी से सभी सब पौधे समाप्त हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पौधों से। पौधे पौधे खा के ही तो मांसाहारी जीवित रहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं पौधे खाते हैं, पौधे से ही शुरू होता है चेन। जब पौधा ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। खाद्य जाल से क्या समझते हैं? इसका आंसर दिया है खाद्य जाल जीवों के बीच भोजन संबंधों का वह जटिल नेटवर्क है जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला पढ़ा है, यहाँ पे खाद्य जाल पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें। खाद्य श्रृंखला वो होता है घास को चूहा खाता है, चूहा को बाज खाता है, तो ये चेन है इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब यही कई सारे चेन आपस में मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसी को खाद्य जाल कहते हैं। वो कई श्रृंखला हो जाता है, जाल जैसा हो जाता है। जैसे कि देखिए ये घास को चूहा खा रहा है, चूहा को बाज। अब ये घास को चूहा ये भी खा रहा है, चूहा चूहा को सांप और सांप को बाज। वैसे ही घास को टिड्डा, टिड्डा को छिपकली और छिपकली को बाज। अब ये जो सांप है यानी ये टिड्डा को भी खा सकता है। तो ये देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जो ये मिल के कई सारे जो श्रृंखलाएँ हैं ये खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41। मानव के रक्त के वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाई जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो रक्त का प्रकार तो हम लोग रक्त के वर्ग का प्रकार तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो वही लिख देंगे। मानव के रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और प्रतिजन और प्रतिरक्षी लिखना है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो रक्त वर्ग एक लाइन में लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, और ये प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। तो जो रक्त समूह जो होता है रक्त वर्ग ए, इसमें प्रतिजन जो होता है ए होता है और एंटीबॉडी होता है, यहाँ पे एंटी लिखा है, एंटी नहीं है एंटीबॉडी है, बी, केवल बी भी लिख सकते हैं। जिसमें प्रतिरक्षी होता है वो बी होता है। बी में प्रतिजन जो होता है बी होता है, एंटीबॉडी होता है वो ए होता है। ए बी में ए और ब नहीं, ये बी है। ए और बी दोनों होता है प्रतिजन, और इसमें कोई नहीं होता है प्रतिरक्षी। और ओ में कोई भी नहीं होता है, इसमें एंटीजन होता ही नहीं है, और इसमें प्रतिरक्षी होता है दोनों, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो मैंने आपको बताया था ना इसके पहले कि जो ओ रक्त समूह होता है ये सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी किसी को ब्लड देते हैं ना, किसी के द्वारा ब्लड जब ग्रहण किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड, तो उसका एंटीजन मैच करना चाहिए। तो ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो यानी अगर जो ए को देंगे तो ए के साथ मिल के ए एंटीजन हो जाएगा इसमें। अगर जो बी को देंगे तो बी में बी एंटीजन होता है, बी मिल के बी हो जाएगा। तो इसलिए ये किसी को ए बी को देंगे तो ए और बी मिल के ए बी एंटीजन इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए ये सबको दे सकता है ओ। और मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि ए बी किसी से ग्रहण कर सकता है, यानी किसी से भी ले सकता है, सर्वग्राही होता है। इसमें जो प्रतिरक्षी होता है कोई भी नहीं होता है। तो बी का आएगा तो बी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी इसमें हो जाएगा, ए का आएगा तो ए हो जाएगा, और बी का ए बी का ओ का आएगा तो इसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं तो दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, और जो ओ होता है इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। समझ में आ गया होगा आपके। और यहाँ पे जो ए बी है ना, और यही जो प्रतिरक्षी जो होता है ना एंटीबॉडी, यही रोगों से लड़ने का काम करता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए रहता है उसमें एंटीबॉडी बी लड़ता है रोगों से। ए रहता है जिसका ब्लड ग्रुप बी रहता है उसका ए लड़ता है, और ए बी का इसमें होता ही नहीं है। तो इसमें भी होता है प्रतिरक्षी होता है जो रोगों से लड़ता है, लेकिन इसमें ए बी में नहीं पाया जाता है ना। तो इसी ऐसे लोगों को सुकुमार कहा गया है ना। इनको थोड़ा सा भी अगर जो कुछ मौसम ठंडा हुआ तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है तो बुखार हो जाएगा बार बार। तो ऐसे लोगों को सुकुमार कहा जाता है, जिनमें कोई भी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, इनकी जल्दी तबीयत खराब नहीं होती है। इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। इसमें सर्दी खांसी और फीवर ये सब बहुत कम होता है। जो नॉर्मल चीज़ें जो वायरल फीवर जुकाम होता है ना, ये होता ही नहीं है, बहुत कम होता है ओ ब्लड ग्रुप वालों को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, एक अदिश राशि। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43 जो कि 2017 का
पहला प्रश्न है, खाद्य जाल से क्या समझते हैं? अभी तो 2018 में आया हुआ था, 40वां प्रश्न तो यही था। खाद्य जाल जीवों के बीच भोजन संबंधों का वह जटिल नेटवर्क है जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। घास को रैबिट यानी खरगोश खा रहा है और खरगोश को ये बाज, और इस घास को चूहा, चूहा को सांप, सांप को बाज। ऐसे ही ये टिड्डा घास को फिर से टिड्डे को छिपकली, फिर छिपकली को बाज खा रहा है। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि ये रैबिट को यानी खरगोश को चूहा खा सकता है। तो ये सब कनेक्टेड है ना, तो जब कई सारे जब खाद्य श्रृंखलाएँ मिलेंगी तो खाद्य जाल कहलाता है। इसके बाद प्रश्न के 44 है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। रिपीटेड प्रश्न है, तो फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाती है या जाता है, उसको सुचालक कहते हैं। उदाहरण कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना इत्यादि। और कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है, उसे कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी इत्यादि। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी से इसको आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न के 45 है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर है, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया वह रासायनिक विधि है जिसमें लोहे या इस्पात की सतह पर जस्ते यानी जिंक को किसे दिखाते हैं, Zn से, कि पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इससे धातु को जंग लगने से बचाया जाता है तथा उसकी आयु बढ़ जाती है। यानी गैल्वेनीकरण के माध्यम से ना जस्ता और जो लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिसमें उसमें जंग नहीं लगता है, बस इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे जो साइकिल का हैंडल होता है ना, ऐसे तो देखिए वो चमकता रहता है, तो उस पर जिंक का परत चढ़ा रहता है, उसमें कभी जंग नहीं लगता है, तो वही है गैल्वेनीकरण। बहुत टफ नहीं है ये। इसके बाद है प्रश्न के 46, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। सर्वदाता यानी दाता मतलब देने वाला, यूनिवर्सल डोनर, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। इसमें एंटीजन नहीं होते, मैंने बताया आपको एंटीजन नहीं होते हैं। इसमें ए व बी दोनों के एंटीबॉडी होते हैं, इसलिए किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति सर्वग्राही कहलाते हैं। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते, इसलिए किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था ना, सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता वो होता है। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा है दाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए ना, तो सिर्फ आप वर्ग का नाम लिख दीजिएगा। 2 वर्ड में लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न में ज़्यादा लिखिएगा, इसमें जितना पूछेगा उतना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 47, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर दिया है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इंग्लिश में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका डिफिनीशन दिया है, किसी परमाणु की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा वह रासायनिक बंध बनाते समय साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है या कहलाती है। तो जो भी कोई तत्व है किसी दूसरे तत्व से जब रासायनिक बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, तो जिस फोर्स से, जिस पावर से, जिस क्षमता से वो किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसमें नीचे दिया है आवर्त सारणी में परिवर्तन, यानी आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत ऋणात्मकता का, बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर, समूह में या आवर्त में। पहला है बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और दूसरा है ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यानी समूह में घटेगी और आवर्त में बढ़ेगी। और ये कैसे घटेगी बढ़ेगी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आवर्त सारणी है, और बाएँ से दाएँ तो आवर्त ही न होता है, ये आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, तो इसमें भी ऋणात्मकता बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आने पर यानी समूह में, ये पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, ऐसे ही ये 18वां समूह है, 18 समूह होते हैं, तो इसमें घटती है। कैसे घटती है तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला आवर्त हम लोग ले लेते हैं, पहले में 2 ही तत्व होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, स्पष्ट नहीं होगा उतना। तो दूसरा आवर्त लेते हैं, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबका
परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जो बनाएंगे ना, अब देखिए ये लिथियम है पहला, ये लिथियम में तीन परमाणु क्रमांक होता है, तो जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो 2 सेल होगा इसमें, क्योंकि 3 है, पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला फुल हो जाएगा, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बेरियम का पहले पूरा बना लेता हूँ। बोरान में 5 होता है, कार्बन, नाइट्रोजन। अब बेरियम में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 2। बोरान में 5 है, तो पहले में 2, दूसरे में 3। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 परमाणु क्रमांक होता है, तो पहले में 2 फुल हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा उसके दूसरे वाले सेल में। नाइट्रोजन के 7 होते हैं, 7 परमाणु क्रमांक, तो 2 पहले सेल में और उसके बाद बच जाएगा 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं कि सेलों की संख्या समान है, दोनों सारे तत्वों में 2 सेल हैं, लेकिन बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होंगे। तो इनमें जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा ये इसमें ज़्यादा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से साझा कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं ना 2 प्रोटॉन से। इसमें 1 से 1 हो रहा है, इसमें 3 हो रहे हैं, वैसे ही इसमें 4 हो रहा है। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसमें उससे ज़्यादा होगा, इससे कार्बन से कम होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा। यानी बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ रही है उस तत्व में। तो यही है, और इसी को तो विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि सेलों की संख्या समान है। अब ऊपर से नीचे आने पे तो पहले ही समूह को हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम होगा ना यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, इतना ही से हो जाएगा, 4 से ही पता लग जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। तो हाइड्रोजन का बना लेते हैं। इसमें एक ही सेल होगा, क्योंकि एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो एक वाले में होगा। लिथियम में 2 होंगे, वैसे ही सोडियम में 3 होगा और पोटेशियम में 4 होगा, 2, 3, 4। क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। सोडियम का 11 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 2 10 और 1 तीसरे में। और वैसे ही पोटेशियम में 19 है, तो पहले में 2 और दूसरे में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 2 10, फिर से तीसरे में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 2 10, 8 18 और 19, तो चौथे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर समूह में सेलों की संख्या बढ़ रही है और बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो सेलों की संख्या जब बढ़ रही है तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लिथियम में इससे ज़्यादा डिस्टेंस, सोडियम में इससे ज़्यादा डिस्टेंस और पोटेशियम में उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। और 3 सेल के बाद तो इसमें बीच में शील्डिंग इफेक्ट भी काम करने लगता है। शील्डिंग इफेक्ट जब इसमें काम करने लग जाएगा तो इसका प्रभाव और खींचने की कम हो जाएगा 3 सेल के बाद। तो और उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, किसी भी सेल को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को तो कम होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यही तो इसमें लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि सेलों की संख्या समान रहती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। और दूसरे में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद है ये समझ लीजिए, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी मत लिखिएगा, बस विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा इतना ही लिख देते हैं ना, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मन करेगा तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है। कंसेप्ट को समझेंगे ना तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इतना बड़ा दिया है आंसर ना, आपको बस लिखिएगा यकृति को प्रभावित करता है, लीवर को, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर भी आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। हेपेटाइटिस बी वायरस HBS मुख्य रूप से यकृति यानी लीवर को प्रभावित करता है। यह वायरस यकृति की कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है,
जिससे यकृत में सूजन और जलन होती है, इसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। यानी कैसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया लीवर को, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वही हेपेटाइटिस भी है। यकृत शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है, जैसे कि यकृत भोजन को पचाने में मदद करता है, पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है, यकृत रक्त में विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। इतना ही एक शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिखिएगा कि लीवर को प्रभावित करता है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, जो कि 2016 का पहला प्रश्न है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? लिखिए, दिष्ट धारा डीसी करंट है। इससे समझिएगा, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इंग्लिश वाला याद रखिए, डीसी और एसी। और एसी जो होता है ये इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा पूछा है ना, डायरेक्ट करंट, वह विद्युत धारा कहलाती है। यानी दिष्ट धारा वह विद्युत धारा कहलाती है जो परिपथ में एक ही दिशा में निरंतर प्रवाहित होती रहती है तथा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। इसका तो परिभाषा और आसान है। वह विद्युत धारा जो अपनी दिशा नहीं बदलती, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वह दिष्ट धारा कहलाती है। और वह विद्युत धारा जो समय के साथ दिशा भी बदलती है, वो एसी करंट कहलाती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो इसमें दिष्ट पूरा पूछा था, तो ये डिफिनीशन लिख के और ये बना देंगे आप। ये देखिए टाइम दिया हुआ है, टी है और ये वोल्ट है। तो इस समय के साथ ये कांस्टेंट है, एक ही दिशा में बढ़ रही है, किसी दूसरे दिशा में नहीं जा रही है, इसलिए दिष्ट धारा है। और एसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, समय के साथ ये टी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा करंट, वोल्टेज। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? रिपीटेड प्रश्न इसके पहले पूछा था। ये सर्वाहारी जंतु वे जंतु हैं जो वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, मानव, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि। प्रश्न संख्या 51 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो पानी में रख देते हैं कोई भी चीज़ जिसमें अशुद्धि, जो उसका डेंसिटी अलग होता है, उसका भार अधिक होकर नीचे बैठ जाता है, उसी को तो कहते हैं। देखिए इसका दिया हुआ है ना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क और अशुद्धियों के घनत्व के अंतर, डिफरेंस होता है घनत्व में, एक भारी होता है एक हल्का होता है, अंतर का उपयोग किया जाता है। अयस्क को पानी के साथ हिलाने या बहाने पर भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है, जबकि हल्की अशुद्धियाँ मिट्टी, रेत, जैसे मिट्टी और रेत है, पानी के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। तो अशुद्धियाँ जो हल्की हैं तो बह जाती हैं, और जो उसमें जो भारी कोई अयस्क रहता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इनमें डिफरेंस होता है। कई बार जो होता है अशुद्धियाँ भारी होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो तत्व होता है वो छान के उसको अलग कर लिया जाता है, मतलब वो बह जाती है पानी के साथ। फिजिक्स में आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आम जीवन में, घरेलू चीज़ों में यूज होती हैं, लेकिन उनका नाम इतना अजीब होता है कि लगता है कि ये क्या ही पूछ दिया। ये गुरुत्वीय विधि, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही क्या है ये। और देखिए कितना आसान है कि पानी के साथ बहा देंगे तो अशुद्धि नीचे बैठ जाएगी भारी होगा तो, और जो या फिर अशुद्धि जो हल्की होगी तो बह जाएगा, और जो अयस्क होगा नीचे बैठ जाएगा। उसी को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं, अयस्क का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। और एड्स को पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स जो दिवस है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद है। ये भी पूछा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। और एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। 4 प्रश्न है, 1 दिसंबर, HIV वायरस, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स की पहचान एलिसा परीक्षण से होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके पहले चुंबकीय क्षेत्र पूछा था क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर चुंबक का प्रभाव जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है तो लिखिए चुंबकीय बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। पहला है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी दिशा है। इसमें एरो लगा देंगे ना तो और अच्छा ये हो जाएगा डायग्राम, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाती हैं। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी काट नहीं रही हैं, देखिए सब अलग अलग है, ऐसा ऐसे निकल के जाएगा। तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र रेखा पर सीधी रेखा में गुजरती है। मैंने बताया था शुरू में ये प्रश्न था, तो
ये जो देखिए ना, जैसे जैसे ये चुंबक के पास आ रही है ना चुंबकीय बल रेखाएं, तो सीधी होती जा रही हैं। ये वाला है तो ये शायद इतना घूम के जा रहा है, फिर उसके बाद वाला थोड़ा कम घूम कर रहा है ऐसे। तो ये जब केंद्र पे आते हैं तो बिल्कुल सीधा हो ही जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। वही चीज़ तो इसमें है, इसमें विशेषता में लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। इसका आंसर है 1 एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। 1 एम्पियर विद्युत धारा का एसआई, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, या फिर लिख देंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए I = मैंने शुरू में ही कई बार ये न्यूमेरिकल भी आया है, I = Q/T होता है ना। तो यही तो लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश, यानी ये तो कूलाम होता है, इसका मान 1 हो, और T ये समय होता है, इसका मान 1 सेकंड हो, और 1 कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसका मान 1 ही के बराबर ही तो होगा। देखिए I = Q का मान 1 और बटे समय का मान 1 सेकंड, तो बराबर 1/1 बराबर 1, तो I बराबर 1। तो वही तो लिखा है इसमें डिफिनीसन, ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। I = Q/T, I = 1। Q का मान भी 1 होगा और T का मान भी 1 होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54 हो गया ना। 6 प्रश्न होते हैं ना अति लघु उत्तरी में, तो 9 साल का हम लोगों ने पढ़ा है, तो 9 × 6 = 54 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इसी प्रश्नों में से आपको बहु अति लघु उत्तरी में 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, और पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, तो आपको 15 से 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर तो यही आ जाता है। 25 नंबर का पेपर होता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर 1 साल का उठा के देखिए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता है। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए जो भी DLED 4 सेमेस्टर में है। अगर आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है आपको, तो आप कमेंट में लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मोटिवेट करता है इस तरह का और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।